नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक संक्रमितों की संख्या 24 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 67,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 70.77% हो गया है। बुधवार को देश में रिकॉर्ड 8,30,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 8.06% है और मृत्यु दर 2% से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,96,637 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 66,999 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 942 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है, लेकिन अब तक 16,95,982 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 70.77% पर पहुंच गया है। वहीं 6.5 लाख से अधिक लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। कोरोना से हुई मौतों की बात करें तो 47,000 से अधिक लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। 12 अगस्त को 8,30,391 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे। देश में अभी तक कुल 2,68,45,688 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में इस वक्त कोरोना की जांच के लिए 1,433 लैब काम कर रहे हैं। देश में 10 राज्यों में रोजाना कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में रिकवरी रेट भी सबसे अधिक 81.5% है। यहाँ कोरोना के टेस्ट भी सबसे ज्यादा किए गए हैं। कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले आए हैं। यहां अब तक 5,48,000 से अधिक मामलों की पहचान हो चुकी है। राज्य में 1.5 लाख के करीब सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना से रिकवरी रेट 69% से अधिक है। यहां अब तक 29 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। तमिलनाडु में करीब 5,871 नए केस आए हैं। यहां अब तक 3,14,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट तमिलनाडु में 81% से अधिक है और मृत्यु दर 1.68% है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो राज्य में 34 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 9,500 से अधिक नए मामले आए हैं। यहाँ 2.5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 63% से अधिक है। यहाँ अब तक 26 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 7,800 से अधिक नए केस आए हैं और अब तक राज्य में 1,96,000 से अधिक कोरोना केस आ चुके हैं, जिनमें 80,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। यहाँ रिकवरी रेट करीब 57% है। परीक्षण की बात करें तो 18 लाख से अधिक टेस्ट कर्नाटक में किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 4,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,36,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 62% से अधिक है और मृत्यु दर 1.64% है। उत्तर प्रदेश में 34 लाख से अधिक कोरोना की जांच की गई है। बिहार में बीते एक दिन में 3,908 नए केस सामने आए हैं। यहाँ अब तक कोरोना के 90,000 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 66% से अधिक है और मृत्यु दर 0.5% से कम है। यहाँ अब तक 12 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 3,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहाँ 1 लाख से अधिक केस आ चुके हैं और राज्य में रिकवरी रेट 73% के करीब है। पश्चिम बंगाल में 11,86,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। तेलंगाना में अब तक 86,000 से अधिक केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,931 नए केस आए हैं। राज्य में 22,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और यहाँ रिकवरी रेट करीब 73% है। यहाँ 6 लाख से अधिक लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद कर रही है। कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के साथ केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में चिकित्सा आपूर्ति भी कर रहा है। 11 मार्च के बाद से केंद्र सरकार ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय संस्थानों को 3,04,00,000 से ज्यादा N95 मास्क और 1,28,00,000 से ज्यादा PPE किट वितरित की है। साथ ही 10,83,00,000 से अधिक
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट भी उन्हें मुफ्त दिए गए हैं। इसके अलावा 22,533 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को वितरित किए गए हैं। केंद्र वेंटिलेटरों को लगाए जाने और उनका संचालन भी सुनिश्चित कर रहा है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से की गई अधिकांश आपूर्ति घरेलू स्तर पर निर्मित है। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए संकल्प मजबूत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आत्मनिर्भर सप्ताह के तहत रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए उत्पादों को लॉन्च किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि हम अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सरकारों, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी रक्षा उत्पादों पर निर्भर नहीं हो सकते। ये मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों और भावनाओं के अनुकूल नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि जरूरत के समय अन्य लोगों की मदद करने में भी सक्षम होना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर डीपीएसयू और ओएफबी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है तो पुरानी प्रथाओं को दूर करना होगा। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति ही सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि जरूरत के समय में अन्य लोगों की भी मदद करने में भी हम सक्षम बनने चाहिए। यह हमारी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। कानपुर में रुक रुक कर हो रही बरसात से देर रात हटिया बाजार में 4 मंजिला जर्जर मकान ढह गया, जिसमें मां बेटी दब गए। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद करीब 2:30 बजे दोनों के शव निकाले गए। मकान ढहने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। कानपुर के हटिया बाजार में स्वर्गीय रामशंकर गुप्ता का परिवार रहता है। 4 मंजिला मकान के तीसरे माले पर रामशंकर की 50 वर्षीय पत्नी मीना, 20 वर्षीय बेटी प्रीति, बेटे रिंकू और राहुल रहते हैं। मकान के बाकी हिस्से में स्वर्गीय रामशंकर गुप्ता के भाई उमाशंकर, प्रेमशंकर और गणेश अपने परिवार के साथ रहते थे। गुरुवार सुबह से ही तेज बरसात के चलते मकान की ईंटें रह रह कर गिर रही थीं। यह देख बाकी भाइयों ने अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लिया। रात करीब 9:15 बजे रिंकू बाजार से दूध लेकर लौटा तो उल्टे पांव भागा, क्योंकि मकान की ईंटें तेजी के साथ गिरने लगी थीं। रिंकू के बाहर आते ही मकान भर-भरा कर ढह गया। उसकी आधी छत दूसरी मंजिल को छूती हुई लटक गई। मीना और प्रीति मकान के अंदर ही दब गए। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही डीएम, डीआईजी, एडीएम, एसपी सिटी, 5 सीओ और आधा दर्जन थाने का फोर्स पहुंच गया। 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से मां बेटी के शव निकाले गए। फिरोजाबाद में 8 दिन पूर्व थाना पचोखरा के गांव नंगला गंगाराम से लापता हुए युवक का शव आगरा के थाना खनौली क्षेत्र में मुड़ी के चौराहे के पास कुएं से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक के गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध चल रहे थे। पुलिस ने महिला के हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया है। खनौली पुलिस ने मृतक के शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना पचोखरा के गांव नंगला गंगाराम निवासी 32 वर्षीय लवकुश 5 अगस्त को अचानक घर से निकला था। इसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंचा। काफी तलाश के बाद भी सुराग नहीं लगने पर लवकुश के भाई रामू ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस जांच में लवकुश के गांव की महिला से अवैध संबंध होने की जानकारी हुई। इस पर पुलिस ने महिला के पति कुलदीप शर्मा से पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने लवकुश की हत्या करने की बात स्वीकार की। यो किया था, वो मेरे भी बच्चों को बदनाम करना चाहता था। कई सालों से मेरी पिछाई नहीं छोड़ रहा था। वो कौन बदनाम करना चाहता था? लवकुश। और बस अकेला लवकुश ही था। मैं बहुत सालों से उसे देख रहा था। मैंने अपना मकान, घर द्वार सब बेच दिया उसके पीछे, फिर भी उसने पिछाई नहीं छोड़ा मेरा। मजबूर होकर मुझे ये काम करना पड़ा। अच्छा, कैसे मारा था? क्या डंडे से मारा था मैंने। कहाँ पे ले जाके? घर में लेके। अकेले भी था और भी कोई साथी थे आपके? अकेला ही था। कहाँ मारा था? अपने घर में। फिर क्या किया उसके शव का? क्या किया था बॉडी का? बॉडी का मैंने बोरी में बंद करके कुएं में डाल दिया। कैसे लेके गए थे कुएं तक?
गाड़ी पे रख के लेके गया था, मोटरसाइकिल पे? और लेके गया था साथ में। कौन था साथ में? मेरे भाई थे। अच्छा, इन्होंने आपकी सहायता की थी? सहायता की थी, और इनका कोई दोस्त नहीं है। सब ले जाने में सहायता की थी? बस इन्होंने उठवा के पटकवा दी, इतना दोस्त है, और कोई दोस्त नहीं है अगले बंदे का। मतलब आपको कोई अफसोस है? मेरे को कोई अफसोस नहीं है। आपको कोई अफसोस नहीं है कि आपने किसी का मर्डर किया है? कोई अफसोस नहीं है। मेरे रास्ता साफ हो गया मेरा, बस मेरा इतना अफसोस है, और कोई अफसोस नहीं मेरा। उसने बताया कि अपने साले के साथ मिलकर 5 अगस्त को उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने कुलदीप की निशानदेही पर आगरा के थाना खनौली क्षेत्र के गांव नगला हसन में लवकुश को कुएं से बरामद किया है। 9:30 बजे उनके परिवारीजन आए थे और उसका संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज हुई और तत्काल ही थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी के द्वारा इसमें उसको खोजने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। और जब इसमें हम लोगों ने गोपनीय तरीके से और सर्विलांस के माध्यम से उसको ट्रेस किया, तो जो इसमें तथ्य निकल के आए वो इसमें जानकारी मिली कि ये व्यक्ति जो है, जो मिसिंग है, इसकी लास्ट लोकेशन आगरा के पास प्राप्त हुई हम लोग को। और इसमें जो है फर्दर जब हम लोगों ने कार्रवाई की तो एक महिला के साथ इस व्यक्ति के संबंध होना प्रकाश में आया। और उसमें एक और गहनता से जब पूछताछ की गई तो उस महिला के पति ने ये स्वीकार किया कि उसके द्वारा इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। और उसके जो साला है, ये 2 व्यक्तियों की निशानदेही पे मृतक का जो शव है वो 1 किलोमीटर दूर एक कुएं से बरामद किया गया। इस प्रकार थाना पचोखरा पुलिस के द्वारा इसमें बहुत ही सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की गई। क्षेत्राधिकारी महोदय का निर्देशन है इसमें, और इसमें हम लोगों ने अभी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और जो हत्या में इन्होंने लकड़ी और डंडे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद कर लिया। जिस मोटरसाइकिल से इसको लेके गए थे बोरे में डिस्पोज करने के लिए, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और पूरी टीम को मेरी तरफ से इसमें 5,000 रुपये का रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। सर, थाना पुलिस ने कितने दिन में ये खुलासा किया? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 12 तारीख को सूचना प्राप्त हुई रात में, और अगले दिन ही इसको ये पूरी रात भर लगे रहे इसको ट्रेस करने में, और बहुत ही इन्होंने मेहनत से काम किया पूरी टीम ने। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, क्षेत्राधिकारी महोदय को और थाना प्रभारी को। और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी तत्काल की गई और बरामदगी भी की गई है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले के आसपास भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर समारोह में आने वाले अतिथियों से गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी में यातायात को लेकर परामर्श जारी किया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से लाल किले में 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास एनएसजी स्नाइपर, स्वात कमांडो और पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने सहित बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों से शनिवार तक राजधानी दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित लोगों से लाल किले में समारोह क्षेत्र के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की सलाह दी गई है। एक तो रेड फोर्ट के आसपास का एरिया, वहाँ पर कोई भी गाड़ी जिसके पास पार्किंग लेवल नहीं है या एक्सेस लेवल नहीं है नहीं जा सकती है। उसमें मेन 8 रोड हैं जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी। उनके टाइमिंग्स है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। जो सी हेक्सागन है इंडिया गेट का, क्योंकि वहाँ से कई रोड्स हम ब्लॉक कर देंगे, ट्रैफिक अलाउड नहीं होगी। डीटीसी बसेस भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। उसमें जो सी हेक्सागन के आसपास के रोड्स हैं, जो कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्लू पॉइंट, ए पॉइंट, तिलक मार्ग इम्पोर्टेंट सेक्टर है। यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में वाहनों के सुरक्षित और सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। केवल एंट्री पास लगे हुए वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ये रास्ते बंद रहेंगे। चांदनी चौक से लाल किला, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग से दिल्ली गेट, एसपी मुखर्जी मार्ग से यमुना बाजार,
रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज से रिंग रोड, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, रिंग रोड, ISBT ब्रिज वाले रास्ते से लोगों को बचने के लिए कहा गया है। वहीं 14 अगस्त की रात 11 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक दिल्ली के किसी भी बॉर्डर से भारी कमर्शियल वाहन की आवाजाही पर रोक रहेगी। राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों से कोरोना वायरस के मद्देनजर उचित सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में कल फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। बारिश के बीच जवानों का जोश देखने को मिला। जवानों ने मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिहर्सल की। यूपी के हापुड़ में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी करने वाले आरोपी दलपत को पुलिस ने अमरोहा जिले से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उसके गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने की अफवाह फैली थी। पुलिस के हाथ न आने की वजह से उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट पार्ट्स डैमेज हो गया था। गढ़ थाना मुक्तेश्वर के अंतर्गत 6 तारीख को एक 6 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति बहला फुसला के ले गया था अपनी मोटरसाइकिल पे। इस पूरे घटना के बाद पुलिस तुरंत स्विफ्ट एक्शन किया। पुलिस ने FIR दर्ज किया। उसके बाद पुलिस खोजबीन में लग गई थी। रात भर सर्च चला। सर्च के बाद सुबह 7 बजे 7 तारीख को सुबह पुलिस ने उस बच्ची को रिकवर किया। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसका इलाज पहले CSC में, उसके बाद उसे रेफ़र कर दिया गया मेरठ में। उनका इलाज वो उपचाराधीन है और वो अभी बच्ची ठीक है, सकुशल है। इसके तत्काल बाद से पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में रिकवरी के केस में जुट गई। उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश के क्रम में उसमें हम लोग एक एक करके सारे क्लू लेते गए। जो भी लोगों से पूछताछ हुई, उसमें प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने देखा था उन सब लोगों के द्वारा स्केच बनाया गया। स्केच बनवाने के बाद फिर मोटरसाइकिल की खोज हुई। जब मोटरसाइकिल की खोजबीन शुरू हुई तब फिर एक मुखबिर सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस मोटरसाइकिल के जरिए से हम फिर उस घटना करने वाले तक पहुंच गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आखिरी बार देखा था उसने उसकी मोटरसाइकिल भी देखी थी। तो उस व्यक्ति का नाम दलपत सन ऑफ रोहताश था। ये जिला अमरोहा का रहने वाला है। चोटें इतनी हैं कि सर्जरी करना मुश्किल था। ऑपरेशन कर बच्ची के शरीर से आंत निकालकर मलमूत्र के लिए दूसरा रास्ता बनाना पड़ा। 6 अगस्त को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव में बाइक सवार युवक ने घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय मासूम को अगवा किया। कुछ घंटों बाद ये बच्ची एक खेत में पड़ी मिली। मेडिकल जांच में उसके साथ रेप की पुष्टि हुई। बच्ची फिलहाल मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर है। इससे पहले बच्ची का प्राथमिक इलाज हापुड़ के जिला अस्पताल में हुआ। पुलिस ने बच्ची के माता पिता और पड़ोसियों के बयानों के आधार पर 3 स्क्रैच जारी किए थे। पुलिस का कहना है कि इन तीनों में से कोई भी एक आरोपी है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और आज उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार के बाद उसे लेके गई थी घटनास्थल पे, जहाँ पे वो पूरा उसने कृत्य किया था, कुकृत्य किया था। वहाँ पे उसने एक दरवाजा पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की, फायर भी किया है संभवतः। मैं उससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि घटना तुरंत की है। मोस्ट प्रोबेबली फायर भी किया है। उसके बाद पुलिस ने भी फायर किया रेस्पॉन्स में, उसे एक गोली लगी है और वो उसे अभी तत्काल अस्पताल के लिए ले जाए जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो पूरी टीम ने काम किया, अथक मेहनत की, इस पूरी टीम को मैं इनाम की भी घोषणा कर रहा हूँ। तो सर एक सुसाइड नोट मिला था इस मामले में, तो उस सुसाइड नोट की क्या वैलिडिटी है, क्या कल शाम के आसपास, कल लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगा के किनारे दलपत के कपड़े, उसके ID कार्ड्स, उसका सुसाइड नोट पड़ा हुआ है। वो देख करके जब हमने उसे पढ़ा तो हमारे मन में एक संशय था। दोनों चीज़ें थी, हम लोग 100% श्योर किसी भी तरफ नहीं थे। ऐसा भी था उस पर बहुत ज़्यादा पुलिस प्रेशर है, तो वैसी भी स्थिति बन रही थी। जो अभी उसके अरेस्ट के बाद जो मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की है, उससे मुझे ये बात पता चली कि उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सुसाइड के एंगल को भी सोच रहा था। लेकिन फिर जब पूछताछ ने पूछा कि तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया, तो उसके एक सहयोगी जो उसके अभी तक हेल्प कर रहा था, एक व्यक्ति उसके जो परिवार से, पत्नी के परिवार की तरफ से लगता है बहुत दूर का रिश्तेदार है,
एक बहुत ही दूर एक गाँव से वो उसकी हेल्प कर रहा था, जंगल में उसे छिपा के रखा था, उसने 1-2 दिन उसे खाना भी खिलाया है। हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे अभी। तो उस व्यक्ति ने उसको कुछ बोला कि तुम अब सुसाइड करने से अच्छा है कि पुलिस के पास चले जाओ या फिर जंगल में छिप जाओ। तो उसने बोला जंगल में छिपना संभव नहीं है, हर तरफ पुलिस है और इस तरह से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए वो पुलिस के एनकाउंटर के ही डर से फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि मैं हाजिर होऊंगा। और फिर उसने अपने परिवारजनों को अभी सूचित किया था और जब तक हम लोग को सूचना मिल पाई, जब तक हम लोग वहाँ गए हैं, फिर गुत्थम गुत्था हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद फिर वो अरेस्ट किया गया है। इतने दिन तक वो पुलिस गिरफ्त से बाहर रहा तो एक से ज़्यादा उसके सहयोगी रहे होंगे जरूर। इसमें जब हम लोगों ने पूरी बात पता की तो उसने 3 दिन लगातार बिना खाए निकाला है। जब सबसे पहले दिन वो दिखा था, उसके बाद पुलिस ने दबिश दी थी जंगलों में, उसमें एक एक्सटेंसिव कॉम्बिंग हुई थी। उस कॉम्बिंग के बाद वो दोबारा जंगलों में छिप गया था। वहाँ बहुत ही सघन सैकड़ों बीघा में ईख है, कीकड़ है, बबूल है और पोपलार के जंगल हैं और वहाँ अंदर एक नहर भी बहती है। तो ईख के खेत में उसे पानी मिल जाता था लेकिन खाना उसे नहीं मिल पा रहा था। वो 3 दिन पहले एक सहयोगी यहाँ रात में 2:30 बजे खाना खाने के लिए गया था। उस वक्त पुलिस को बहुत ही देर से सूचना मिली, जब तक सूचना मिल पाई और जब तक वो पहुँच पाए, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था, वो जंगल में भाग चुका था। ये बातें आप लोगों को मीडिया में बताई भी गई थी। उस दिन के बाद से फिर वो यहाँ से काफ़ी एक दूर गाँव में चला गया था और कल सुबह जो कॉम्बिंग हुई है उससे फिर घबरा के इसने ये वाली घटना रची, ये सुसाइड नोट वाली घटना रची है पूरी। सुसाइड नोट में वो एक्चुअली उसने ये कहा कि मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था मैं सुसाइड करूंगा, लेकिन उस सहयोगी ने उसे फिर समझाया कि सुसाइड मत करो, पुलिस सामने पेश हो। लेकिन उसने फिर डिसाइड किया मैं पेश भी नहीं होऊंगा। उसने अपने सहयोगी से बात करने की भी कोशिश की, जब सब तरह से विफल हो गया तो फिर उसे थक हार के अपने गाँव के या आसपास के जंगल में आना पड़ा। और गाँव के आसपास के जंगल में हमारे लोग पहले से भी लगे हुए थे और हमें निरंतर सूचनाएं भी वहाँ की प्राप्त हो रही थी। आज सूचना पर तत्काल हम वहाँ पहुँचे और हमने उन्हें फाइनली अरेस्ट किया। लेटर उसने वहाँ खुद रखा था, रखवाया था? नहीं, लेटर उसने खुद रखा था। खुद रखा था, वहाँ से आया गढ़ तक वो आया? लेटर उसने खुद रखा था। लेटर रखने के लिए उसने रात का समय चुना था। रात के समय में उसने लेटर लिखा था और लेटर रखने के लिए फिर दोपहर में वो मुंह पे पूरा गमछा बांध करके बोला उसने कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने फिर वहाँ लेटर रखा है जा करके। कितने पुलिसकर्मी की टीम लगी हुई थी इसको ढूंढने में? उसमें लगभग 80 लोग लगे हुए थे, 80 से 100 लोग लगे हुए थे लगातार। जो उसमें 8 गांव का पूरा दायरा है। उस 8 गांव के दायरे में लगभग 100 पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए थे। एक आखिरी सवाल, 100 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, इतने दिन उसको हो गए और लोग उसके कहने के कोई सहयोग कर रहा था, वो आता है अपना लेटर लिखता है, लेकिन पुलिस जिस गांव में वो लेटर रखा गया है उस गांव में ना ही उससे रिश्तेदारी थी और ना ही वो गांव आसपास है। वो उस घटनास्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। वो गांव इसके गांव के पास का नहीं था। कल की कॉम्बिंग से परेशान होकर के वो वहां भागा था। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा फिर फाइनली उसने ये अपने गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर के उसने ये लेटर रखने का कृत्य किया है। फिरोजाबाद में इस समय पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है, जिसकी एक बानगी शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में देखने को मिली। बीती रात पुलिस गश्त कर रही थी कि मुखबिर ने सूचना दी कि एटा रोड पर गांव रहष्टी के पास कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं। पुलिस ने सूचना को आधार मानते हुए बताई हुई जगह पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त को मौके से धर दबोचा। जहां से यह अवैध शराब का कारोबार चल रहा था वहां से पुलिस ने काफ़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। मौके से बरामद यूरिया का इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में किया जाता था। बताया जा रहा है कि ये गोरख धंधा काफ़ी समय से चल रहा था, जिसे पुलिस ने आज बंद कर दिया। मौके से काफ़ी मात्रा में बर्तन मिले हैं जो इस काम में प्रयोग किए जाते थे। शिकोहाबाद पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें नकली देसी दारू बनाई जा रही थी। काफ़ी भारी मात्रा में शराब बनाने की जो सामग्री होती है वो मिली है, उपकरण मिले हैं। मौके पे एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। उस जहाँ पे बनाया जा रहा था वो एक विवेक शास्त्री नामक व्यक्ति का घेर है, वो वहाँ पे नहीं मिला अभी। तो 3 व्यक्ति और हैं इसमें जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और ये बड़ी कामयाबी शिकोहाबाद पुलिस को मिली है। इसमें कितने आरोपी पकड़े और कितने दिनों से शराब बनाने का जखीरा चल रहा था? ये अभी जो एक गिरफ्तार हुआ है मौके से, उसका कहना था कि मैं तो वहाँ पे अभी कुछ दिन से ही काम कर रहा था और 300 रुपये मुझे इस काम के लिए रोज मिलते थे। मेरा काम था कि जो नकली शराब बनती थी उसके जो बोतल पे ढक्कन लगाने का काम मेरा था, वो मिला है। बाकी और इसने नाम बताया है, एक जो नीतू है, शराब माफिया है,
उसका नाम बताया कि उसी की शराबें बनती थी और आसपास के लोगों को ये रिटेल सप्लाई करता था। इस तरह के काम में क्या अन्य जनपद के लोग भी शामिल हैं या किस तरह का माल बरामद हुआ है? ये शराब बनाते थे, प्लास्टिक की इनके पास जो बोतल होती हैं जिनमें शराब भरते थे वो सब मिला है और इसको ये आसपास के क्षेत्रों में ले जाके बेचते थे और इस तरह से बड़ा अवैध दारू बेचने का। उत्तर प्रदेश में बन रहे रक्षा गलियारे में लगने वाली इकाइयां अब सीधे भारतीय नौसेना को अपने उत्पाद बेच सकेंगी। गलियारे में स्थापित होने वाले छोटे मझोले उद्यमों के साथ ही स्टार्टअप को भी इससे फायदा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रक्षा गलियारे की निर्माण इकाई यूपी इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस वेज अथॉरिटीज और नौसेना की संस्था नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच इस आशय के करार पर हस्ताक्षर किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सहित अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्वदेशीकरण में सुगमता के साथ ही रक्षा उत्पादन तंत्र में और भी उद्योग जुड़ेंगे। चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने गुरुवार को पश्चिमी वायु कमान के एक फ्रंटलाइन एयर बेस का दौरा किया। एयर ऑफिसर कमांडिंग ने एयर चीफ मार्शल को लॉगर इकाइयों की तत्परता और परिचालन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। यात्रा के दौरान एयर चीफ मार्शल ने परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और मोर्चे पर काम करने वाले जवानों के साथ बातचीत की। एयर चीफ मार्शल ने MiG-21 बाइसन में भी उड़ान भरी। मथुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 गायों की करंट से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के चौकी कृष्णानगर में किसान प्रेम सिंह 2 गायों को लेकर पानी पिलाने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में विद्युत विभाग की लापरवाही से कटी पड़ी केबल जिसमें करंट आ रहा था। दोनों गाय विद्युत करंट की चपेट में आ गई। जैसे ही किसान ने अपनी गायों को बचाने की कोशिश की तो वह भी करंट की चपेट में आ गया, लेकिन वह बच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दोनों गायों की विद्युत करंट लगने से मौत हुई है। वहीं गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और गायों की कीमत सरकार से भरपाई करने की मांग करने लगे। ये सुबह 2 गायों को लेके और पानी पिलाने के लिए ले जा रहे थे सुबह 6:30 बजे। तो बिजली विभाग के कटे हुए तारों की वजह से और ये गाय मतलब जो उसकी चपेट में आ गई। पहले एक गाय को पकड़ा, फिर दूसरी गाय को, और वो भी साथ में मतलब जो है उनको करंट लग गया। वो जैसे तैसे गायों को छोड़ के अपनी उन्होंने जान बचाई। इस वजह से ये मतलब जो दुखद घटना हुई है। हम लोग सभी मतलब जो बिजली विभाग से ये मांग करते हैं कि ये जो लाइन है इसको तुरंत सही कराया जाए, प्लस उसके वो गरीब आदमी के लिए मतलब जो है इसको मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि ये गायों की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है दोनों गायों की। वो बेचारा गरीब आदमी इन गायों का दूध से अपने घर का गुजारा चलाता था, उसका बिल्कुल ही मतलब जो हाथ टूट गया आज की डेट में। ये तार कब से टूटा पड़ा था? तार सुबह हमको 6:30 बजे मालूम पड़ी है कि ये मतलब जो है तार यहाँ टूटा हुआ था। मेरी का मैं पानी पे ले जा रहा हूँ, छोटे बच्चे हैं इनके। आपकी गाय थी ये? दोनों मेरी गाय। तो आपको करंट लगा था? मुँह को लगा जो मैं छोड़ के बच कर। अच्छा, अब क्या कहेंगे आप प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? अच्छा, मुँह तो मेरी कीमत मिल जाए बस, और क्या। तो क्या विद्युत विभाग की लापरवाही है ये? बाइक के साथ केबल पर ही है